हाउस मेथड का रास्ता अलग है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का रास्ता अलग है, पाउडर मेथड का रास्ता अलग है, लेकिन इन तीनों की मंजिल एक है। तो देखो ऐसे लाइट आई, क्रिस्टल पे टकराई, एक कोना ऐसे उठी, उसके बाद फिर टकराई, फिर बड़ा वाला, फिर ऐसे टकराई, फिर और बड़ा, फिर ऐसे टकराई और बड़ा, ऐसे करके स्पॉट्स बनते चले। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स की। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे लाउस मेथड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि भाई यार ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स क्या है। ठीक है, मतलब कि ये कितने टाइप के होते हैं और इनका हमारी लाइफ में फ़ायदा क्या है, मतलब आसान भाषा में इन मेथड्स का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर हम बात करें एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स की, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स की, इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए, या फिर क्रिस्टल की सिमेट्री को निकालने के लिए कि भैया क्रिस्टल सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये सारी बातें हमको कैसे पता चलेंगी? एक्सपेरिमेंट्स करके पता चलेगी, और वो एक्सपेरिमेंट्स कोई मेथड्स होंगे, तो ये वो मेथड्स हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो है वो बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं, मतलब कि ये हमको क्या बताता है, इसके फायदे क्या है। तो भैया पहला फायदा क्या है कि आप इससे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को देख सकते हो, आप इसकी मदद से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, दूसरा आप ये कर सकते हो कि क्या क्रिस्टल सिमेट्रिक है या नहीं है, मतलब कि क्रिस्टल की सिमेट्री को देख सकते हो। तीसरा आप क्या देख सकते हो, एटॉमिक अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। तो भैया आप क्रिस्टल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या फिर उसकी सिमेट्री देख सकते हैं, या फिर एटॉमिक अरेंजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यार ये कितने टाइप के मेथड हैं, तो मतलब कितने मेथड्स हैं। तो बेसिकली भाई ये 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड है भाई, देखो जरा। एक है लाउस मेथड, जिसको हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, तीसरा है पाउडर मेथड। ठीक है, तो ये 3 तरीके के मेथड हैं जो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं जनरली, कि भाई जो 3 तरीके के मेथड हैं, एक है लाउस मेथड जिसको हम इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ढंग से देखेंगे। दूसरा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, तीसरा है पाउडर मेथड। इस वीडियो में हम इसको करने वाले हैं। इन दोनों की एक इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो भैया मेरे आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हम काहे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी। कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के हैं, एक लाउ है, एक रोटेटिंग है, एक पाउडर है। ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल ये आता है, अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें तू इन सब से निकलवा लेगा, बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे निकलवाएगा? मतलब कि इन मेथड में ऐसा हम क्या करेंगे कि हमको ये सब चीज़ें फाइंड आउट हो जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा ब्रैग्स लॉ। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ भाई साहब ने क्या कहा था? ब्रैग्स लॉ भाई साहब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हैं, बहुत सारे क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं, जिसकी बीच की इंटरस्पेसिंग जो है, मतलब कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है, d, और उनके ऊपर हमने क्या काम करा भाई मेरे, एक्सरे को फेंक के मारा, ऐसे करके गई, एक ऐसे करके गई। ये एंगल होता है थीटा, ये भी एंगल होता है थीटा, जिसको कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो लाइट है, ये मतलब एक्सरे जो है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर जाएगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, जिससे हमको क्या मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेंगे, डार्क ब्राइट, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन दी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। कितनी दी मेरे भाई? 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसको हम जनरली 1 ले लेते हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। d क्या है, उन प्लेन्स की स्पेसिंग। थीटा क्या है, ग्लेंसिंग एंगल, कि किस एंगल पे आपने उस लाइट को, मतलब कि रे को फेंक के मारा है। अच्छा,
अब आप कहोगे कि यार तू ब्रैग्स लॉ काहे पढ़ा रहा है, एक्स रे डिफ्रैक्शन हेडिंग डाली है, पढ़ा रहा है ब्रैग्स लॉ। मैं पढ़ा नहीं रहा, इसमें इसी का ही यूज होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर कोई भी क्रिस्टल है, अगर मान लीजिए कोई भी क्या है, एक क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल की अगर मुझको डी फाइंड आउट हो जाता है, कोई भी क्रिस्टल है और उसको मुझे क्या फाइंड आउट हो जाता है, मैं उसकी डी को फाइंड आउट कर देता हूं। डी क्या है, प्लेन्स के बीच की दूरी। अब ये डी एक नहीं होगी, बहुत सारी डी होंगी। एक डी होगा इस वाली फैमिली के लिए, एक डी होगा इस वाली फैमिली के लिए, एक डी होगा इस वाली फैमिली के लिए, एक डी होगा दूसरा, एक डी होगा दूसरा। मतलब कि एक क्रिस्टल के बहुत सारे डी होंगे। पहली बात समझो, एक क्रिस्टल के बहुत सारे डी होंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इन डी को फाइंड आउट कर लेता हूं, अगर मैं इन डी को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो मैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। अब आप कहोगे कि यार डी से स्ट्रक्चर कैसे समझ में आ जाएगा? अरे मेरे भाई थोड़ा याद करें, रिवाइज करें। जो डी है वो ए बी सी से रिलेट करता है, और ए बी सी बेसिकली क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ अ क्रिस्टल। तो अगर मुझे ए बी सी पता चल जाएंगे किसी भी क्रिस्टल के, तो भाई ब्रेविस लैटिस की मदद से मैं ये फाइंड आउट नहीं कर सकता कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबिक है कि हेक्सागोनल है, क्या मोनोक्लिनिक है, या ये है या वो है, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं तो सिमेट्रिक भी पता लगा सकते हैं। अगर सिमेट्री पता लगा सकते हैं तो एटॉमिक अरेंजमेंट भी पता लगा सकते हैं। आसान भाषा में देखो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आसान भाषा में भाई मेरे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहनें भी जो मुझे देख रही हैं, कि डी, अगर आपको किसी भी क्रिस्टल के लिए डी फाइंड आउट कर दो, अगर आप क्या कर लो, डी फाइंड आउट कर लो, तब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब आप किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक अरेंजमेंट, उसकी सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई तेरी। तो इसका मतलब ये है कि हमको डी को फाइंड आउट करना है। लेकिन अब डी को फाइंड आउट करने के लिए जरा ध्यान दें, डी को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, यूज करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन? 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। मतलब कि यहां पर 3 वेरिएबल हैं। देखो डी तो अननोन है भाई, डी तो अननोन हो गया ना, इसको तो आपको निकालना है। थीटा आपका क्या हो गया, एक थीटा हो गया, एक लैम्डा हो गया। तो इन दोनों में से अब या तो आपकी चॉइस है कि इनमें से किसी एक को वेरी कराओ, दूसरे को कांस्टेंट कर दो। अब ठीक है, या फिर इसको कांस्टेंट कर दो, उसको वेरी कर दो, ये आपकी मर्जी है। और इन्हीं वेरिएशन की, इनसे कि कभी थीटा वेरी कर रहा है, कभी लैम्डा कांस्टेंट, कभी लैम्डा कांस्टेंट तो थीटा वेरी, इन्हीं की वजह से ये मेथड डाले गए हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लाउस मेथड की बात करूं, अगर मैं बात करूं लाउस मेथड की, तो इसमें क्या है, इसमें जो थीटा है, थीटा समझ में आ रहा है ना कि किस एंगल पर हमने एक्सरे को फेंक के मारा है क्रिस्टल पर। अगर हम बात करें लाउस मेथड की, तो थीटा फिक्स्ड होता है। थीटा क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि एक ही एंगल पे लाइट फेंक के मार रहे हैं क्रिस्टल पर, वो फिक्स है, उसको हम चेंज ही नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर जो लैम्डा है ये वेरिएबल होता है। लैम्डा क्या होता है? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों रख रहे हैं? अरे भाई बहुत सारी रीडिंग लेंगे ना, तभी तो एक परफेक्ट रीडिंग हमको मिलेगी डी की। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो लाउस मेथड में क्या करा गया कि थीटा को तो फिक्स कर दिया, लैम्डा को वेरी करते गए। तो अब लैम्डा की ऐसी वैल्यूज रखी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और यहां से फिर डी फाइंड आउट करा गया। तो ये लाउस मेथड का तरीका है। तरीके समझ में आ रहा है ना, इनको क्लासीफाई कैसे करा गया। वहीं अगर हम बात करें रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में, अब इसमें क्या करा गया भाई मेरे, इसमें ठीक उल्टा करा गया। इसमें ये कहा गया कि भैया जो थीटा है उसको वेरिएबल कर लो, और जो लैम्डा है उसको फिक्स कर दो। लैम्डा फिक्स मतलब क्या? मतलब कि हम ऐसी एक्सरे यूज कर रहे हैं जो मोनोक्रोमेटिक है। आसान भाषा में मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का मतलब क्या है कि एक एक्सरे जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ है। ठीक है। लैम्डा वेरिएबल का मतलब क्या है? वाइट एक्सरे, वाइट रेडिएशन एक्सरे। वाइट रेडिएशन एक्सरे का मतलब क्या कि एक रे, एक एक्सरे जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ कलेक्ट है, इकट्ठी हुई पड़ी। ठीक है, जैसे वाइट लाइट नहीं होती, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, ऐसे ही। समझ में आया? ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पाउडर मेथड में, वहीं अगर हम बात करें भाई मेरे पाउडर मेथड में, तो पाउडर मेथड की तो कहानी ही सेम सी है रोटेटिंग क्रिस्टल की तरह। यहाँ पर थीटा वेरिएबल होता है, लैम्डा फिक्स्ड होता है, लैम्डा फिक्स्ड होता है।
ये वाली बात समझ में आ रही है। तो इन तीनों मेथड में भाई साहब हम ब्रैग्स लॉ का यूज करेंगे, मतलब कि ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करेंगे। और इन तीनों मेथड के, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक शायरी आने वाली है, इन तीनों मेथड का रास्ता एक अलग अलग है। रास्ता क्या है? अलग अलग है, तीनों के रास्ते अलग हैं। लाउस मेथड का रास्ता अलग है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का रास्ता अलग है, पाउडर मेथड का रास्ता अलग है, लेकिन इन तीनों की मंजिल एक है। और मंजिल क्या है? मंजिल है डी को फाइंड आउट करना। ध्यान से भाई, लाउस मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, पाउडर मेथड है, इन तीनों के रास्ते अलग हैं। ये तीनों अलग अलग तरीके से अप्रोच करी गई हैं, बट इन तीनों की जो मंजिल है, जो रास्ता है, सॉरी रास्ता कह रहे हैं, मंजिल जो है, मतलब तीनों मेथड चाहते क्या हैं? तीनों मेथड ये एक ही चीज चाहते हैं कि भैया हमको डी की वैल्यू मिल जाए उस क्रिस्टल के लिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताएं। तो भाई हमें अब इन मेथड्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाउस मेथड की। इस वीडियो में तो लाउस मेथड के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया हम इन मेथड से करने क्या वाले हैं। ठीक है, इन मेथड में हम करने क्या वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लाउस मेथड की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेटिंग क्रिस्टल बात कर लेंगे और उससे नेक्स्ट पाउडर मेथड। क्लियर? नोट करना चाहे तो भाई साहब नोट कर। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाउस मेथड के बारे में। क्लियर? तो इस मेथड को डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये इसका एक अपरेटस है, मतलब कि ये इसका अरेंजमेंट है। एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी इस चीज़ को मत देखना, ठीक है? अभी इस फिगर को मत देखना, अभी इस फिगर को देखो, और अभी इसी फिगर को भी मत देखो, पहले इधर देखो जरा। तो अगर हम बात करें इस मेथड में हमारा ये जो लाउस मेथड है, इसमें बेसिकली देखो होता क्या है कि जो हमारा क्रिस्टल है वो एक सिंगल क्रिस्टल होता है। उस क्या होता है? एक सिंगल क्रिस्टल होता है। सिंगल क्रिस्टल बताता हूँ अभी, ऑफ साइज 1 mm। मतलब कि होता क्या है कि एक छोटी सी पतली सी एक छोटा सा स्क्वायर काटते हैं जो सिंगल क्रिस्टल होता है, जिसका हमें डी निकालना है। अब सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोशिश ये की जाए कि इसके अंदर इम्प्यूरिटी ना हो, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो साइज है, मतलब ये जो छोटी सी आपको ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये क्रिस्टल है जिसका हमको डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका जो साइज है वो 1 mm से ज्यादा बड़ा ना हो, उसे हाँ छोटा हो सकता है, उससे बड़ा ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहली चीज जो हमें याद रखनी है। और जो क्रिस्टल है वो फिक्स है। क्रिस्टल क्या है? फिक्स है। अरे भाई, जो क्रिस्टल है देखो एक जगह पे फिक्स है, ये क्रिस्टल है और हमने इसको फिक्स कर दिया। ना ही हम इसको घुमा रहे, ना ही हम इसको हिला रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या याद रखनी है कि हम जो एक्सरे यूज कर रहे हैं वो वाइट एक्सरे है, वो वाइट रेडिएशन एक्सरे है। अब ये जो वाइट एक्सरे जो होती है ना, इसकी क्या खासियत है कि इसके अंदर इसकी जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज होती है कुछ, मतलब कि आसान भाषा में यार, ये जो एक्सरे होती है इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ कलेक्ट होती हैं। इसकी जो लैम्डा होता है आसान भाषा में वो वेरिएबल होगा इस वाले केस में, मतलब कि इस मेथड में लैम्डा वेरिएबल होगा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज होंगी और लैम्डा की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी? 0.2 एंगस्ट्रॉम से लेके 2 एंगस्ट्रॉम तक इस मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा। पहला कि क्रिस्टल यहाँ पर क्या है? क्रिस्टल एक छोटी सी एक स्क्वायर की फॉर्म में है जिसका साइज 1 mm तक होगा, 1 mm साइड। उसके बाद उसको फिक्स करा है, उसको कुछ भी नहीं छेड़ने वाले, उसको ना ही इधर करेंगे ना ही उधर, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो एक्सरे यूज करी गई है वो वाइड रेडिएशन एक्सरे है, जिसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ पहले से ही कलेक्ट होती हैं। वेवलेंथ की रेंज 0.2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम तक होगी। ठीक है, क्लियर है? ये बातें क्लियर हुई? पहले ये बातें समझो। उसके बाद इसका ऑपरेटर देखो क्या है। ऑपरेटर बड़ा सिंपल सा है। सिंपल से देखो क्या है कि ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल का स्पेसिमेन। ये क्या है? हमारा क्रिस्टल। उसको हमने एक स्टैंड पे रख दिया, उसको हमने एक स्टैंड पे खड़ा करके रख दिया। ठीक है, उसके अगल बगल में, मतलब कि उसके राइट हैंड साइड में और उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 फोटोग्राफिक प्लेट्स को यूज करा। फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या काम करती हैं? ये जब भी उन पे एक्सरे गिरेगी या फिर कोई भी लाइट का सोर्स गिरता है तो वो क्या काम करते हैं? स्पॉट्स दिखाते हैं कुछ। ठीक है, चाहे वो ब्लैक स्पॉट हो चाहे वो ब्राइट स्पॉट हो, वो डिपेंड करता है किस टाइप की फोटोग्राफिक प्लेट है। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्रिस्टल है, ये इसका स्टैंड है और आमने सामने, मतलब कि अगल बगल में क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट्स है, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या काम करा? एक्सरे को फेंक के मारा। ये एक्सरे का सोर्स है। हमने क्या काम करा? ऐसे करके, है ना, ऐसे करके भाई साहब फोटोग्राफिक प्लेट है, ऐसे करके यहाँ से एक्सरे डाल रहे, कुट 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 ऐसे करके यहाँ से एक्सरे डाल रहे।
ये वाली बात समझ में आई। ये एक्सरे है, इसके क्रिस्टल के ऊपर गिरती है। ठीक, अपरेटस क्लियर हुआ, अपरेटस क्लियर हुआ। चले अब शुरुआत करते हैं इसके वर्किंग की, मतलब ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से डी को फाइंड आउट करता है। याद रखना पूरी कहानी, अभी ध्यान देना, इस मेथड में हम फाइंड आउट क्या करेंगे, डी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डी कैसे फाइंड आउट होगा। शुरुआत करें, आ जाओ, ध्यान देना, बिल्कुल बहुत ध्यान देना, आ जाओ। अब मुझे सोच के बताओ कि यहां पर एक्सरे गई, ऐसा एक्सरे गई, टक क्रिस्टल पे आई। अब जैसे ही क्रिस्टल पे आएगी तो क्या होगा, एक्सरे आई, ऐसे ही क्रिस्टल पे आई तो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं क्या होगा, पहले बता देता हूं फिर बताता हूं क्यों हुआ ऐसा। जैसे ही क्रिस्टल पर आएगी, मतलब एक्सरे जैसे ही क्रिस्टल पर आएगी तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर लाइट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। मतलब कि कुछ जो एक्सरे है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी और डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाएगी इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। क्या दिखाएगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाएगी इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। ये वाली बात में समझ में आती है। फोटोग्राफिक मतलब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऐसे ही क्यों आया वो भी बताऊंगा, अभी इतना समझो। ठीक, दूसरा ये है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। भाई कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, भाई सारी लाइट थोड़ी ना ट्रांसमिट हो जाएगी। अरे भाई ये क्रिस्टल है तो लाइट ऐसे आई, एक्सरे की टक, कुछ ट्रांसमिट हो गई क्योंकि पतला सा तो ट्रांसमिट हो गई यूं करके। वहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख गया, सामने वाली फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या दिख गया, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख गया। ये वाली बात समझ में आई। कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे गए टॉइंग टुम टॉइंग टुम, कुछ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वाली जो प्लेट है ये इसलिए रखेगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड जो रेस है वो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा सके। समझ में आया। दो फोटोग्राफिक प्लेट को यूज काहे करा गया, एक जो ट्रांसमिट हो गई है, जो चली गई है क्रिस्टल को पार करके, उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाए, दूसरी जो रिफ्लेक्ट होंगी यहां से उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाए। दोनों का ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये जो मैंने एक ऐसे रफली से ये जो मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया, ये यहाँ पर भी दिखेगा, ये यहाँ पर भी दिखेगा, दोनों साइड दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, एक एक स्टेप आराम से। इस डिफ्रैक्शन के पैटर्न को कहते हैं लाउ पैटर्न। क्या कहते हैं, इस डिफ्रैक्शन के पैटर्न को कहते हैं लाउ पैटर्न। और इसके स्पॉट्स को, ये जो ब्लैक ब्लैक करके मैंने जो स्पॉट्स बनाए हैं, इनको कहते हैं लाउ स्पॉट्स। क्या कहते हैं, लाउ स्पॉट्स। ये वाली बात भी क्लियर होगी। अच्छा क्लियर। तो ऑपरेटर समझ में आ गया, और ऑपरेटर्स को जैसे ही हमने स्टार्ट करा तो हुआ क्या वो भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये कुछ ऐसा ही क्यों आया, और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमको क्या फायदा है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमको निकलने वाला क्या है, हमको समझ में क्या आएगा। देखो ध्यान से। ठीक, शुरुआत करें। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा दें, बहुत बढ़िया। अब जरा दिमाग लगा के बताओ मुझे, बहुत दिमाग लगाना, मतलब ज़्यादा भी मत लगा देना, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सोच के बताओ कि एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर कितने टाइप के प्लेन्स होंगे। बहुत सारे टाइप के प्लेन्स होंगे। एक 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1, बहुत सारे प्लेन्स होंगे। मतलब कि एक क्रिस्टल के अंदर मेरे भाई बहुत सारे टाइप के क्या होंगे, प्लेन्स होंगे। ठीक है, कोई ऐसे रखा होगा, 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 कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, हर टाइप के अलग 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 करके प्लेन्स ऐसे करके रखे हुए होंगे। ठीक, ये वाली बात भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे दिमाग लगा के बताना, दिमाग लगा के बिल्कुल आराम से। ये वाली फिगर देखो ध्यान से, ये क्या है, एक क्यूब मैंने ले लिया, मतलब कि ये हमारा एक क्रिस्टल है। ऐसे करके थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। ये वाला जो हमारा क्रिस्टल है ना वो है ये, और मान लो इसमें एक पैरेलल प्लेन से रेड वाले होंगे, ये रेड वाले दिख रहे हैं, ये रेड वाले क्या है, पैरेलल प्लेन से धट 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 ऐसे करके। मतलब कि अगर मैं इनको यहां दिखाऊं तो ऐसे होंगे, मतलब कि इंसिडेंट एक्सरे के ये कैसे होंगे मेरे भाई, इंसिडेंट एक्सरे के ये नॉर्मल आ रहे हैं, नॉर्मल तक ऐसे ऐसे करके, एक प्लेन ऐसे, 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 एक प्लेन ऐसे। क्रिस्टल के अंदर है ये सारे प्लेन, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे तक 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 तक, ये रेड वाले। ठीक, अब जरा दिमाग लगाना। एक्सरे आई, ये रहा, देखो ये रहा प्लेन, एक प्लेन को समझ जाओ, बाकी सब समझने की जरूरत नहीं है। एक प्लेन आया ऐसे, एक्सरे आ रही है, एक्सरे ऐसे ही ट्रांसमिट कर जाएगी। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री पे गिरी है,
ये किस पे गिरी है, 90 डिग्री पे। देखो ध्यान से, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, होगा क्या कि कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएगी और सीधी चली जाएगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल पर और सीधी चली जाएगी उस वाली प्लेट पर। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? देखो ना ध्यान से, ये वाला जो, ये जो डार्क स्पॉट, ये जो बीच में बनेगा ना, ये जो बीच में डार्क स्पॉट बनेगा, ये इसकी वजह से बन रहा है। दोनों तरफ वो जो बीच में वो जो मोटा सा और बड़ा सा भद्दा सा नहीं, वो जो अच्छा सा डार्क स्पॉट बनेगा, वो बड़ा सा जो डार्क स्पॉट बनेगा, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो जब हो रहा है जब एक्सरे उन प्लेन्स के नॉर्मल होगी। मतलब कि कोई ऐसे प्लेन होंगे, कोई, सुनना ध्यान से, कोई ऐसे प्लेन होंगे जो उस एक्सरे के नॉर्मल होंगे। तो ये जो स्पॉट है ये उन प्लेन्स को दिखाएगा जिनके लिए एक्सरे क्या है, नॉर्मल है। ये वाली बात समझ में आई? मतलब कि ये जो सेंट्रल डार्क स्पॉट होगा, डार्क स्पॉट किसके लिए है? फॉर दोज प्लेन्स विच आर नॉर्मल टू एक्सरे, जो एक्सरे के नॉर्मल होंगे। मतलब आसान भाषा में यहां पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। और हमारा थीटा किसके इक्वल आया? 90 डिग्री के। यहां तक समझ में आता है? क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, मुझे एक बार जरा दिमाग लगा के बताओ, हम रे कौन सी फेंक रहे हैं? व्हाइट रे। कौन सी फेंक रहे हैं? व्हाइट रे, जिसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ है। कितनी सारी वेवलेंथ है? बहुत सारी वेवलेंथ है, अभी बताया मैंने। मुझे जरा दिमाग लगा के बताओ, जब ये व्हाइट रे ऐसे करके आएगी, तो बहुत सारे प्लेन है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेन है, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, क्या ये प्लेन सारी की सारी व्हाइट रे को ट्रांसमिट कर देगा? क्या ये वाला प्लेन सारी की सारी व्हाइट रे को ट्रांसमिट कर देगा? नहीं मेरे भाई। जब एक व्हाइट रे, मतलब कि व्हाइट एक्सरे गिरेगी, तो उसके अंदर मतलब डिफ्रैक्शन ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे हर जगह डिफ्रैक्शन होगा, मतलब हर जगह रिफ्लेक्शन होगा। प्लेन्स अपनी वो वेवलेंथ को ही रिफ्लेक्ट करेंगे। दोनों सुनो, प्लेन्स उसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेंगे जिसमें ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई हो। मतलब कि सेट ऑफ प्लेन्स reflect only those wavelength which satisfy Bragg's equation। मतलब कि ये जो है ना 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो मेरे भाई आप कह रहे हो यहां पर मैंने कहा थीटा 90 डिग्री के इक्वल है, तो लैम्डा ये वो लैम्डा नहीं है जो व्हाइट रेडिएशन का पूरा लैम्डा, ये कोई और लैम्डा होगा। मतलब कि व्हाइट के अंदर बहुत सारे लैम्डा थे, तो कोई एक लैम्डा होगा जो 90 डिग्री के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के लिए होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मेरे भाई ये वाले प्लेन अलग लैम्डा को ट्रांसमिट, मतलब कि रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वाले प्लेन अलग लैम्डा को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वाले प्लेन अलग लैम्डा को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वाले प्लेन अलग लैम्डा को रिफ्लेक्ट करेंगे। उससे होगा क्या? डी बदल जाएगा, लैम्डा बदल जाएगा और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और थीटा तो बदल ही जाएगा। मतलब कि थीटा और लैम्डा की वो वैल्यूज ही सेटिस्फाइड, मतलब कि सही होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इस चीज को ध्यान से समझना। मतलब कि जो अलग अलग प्लेन्स होंगे ना, प्लेन्स अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे प्लेन्स हैं, अलग अलग प्लेन्स के लिए अलग अलग लैम्डा होगा। इस वजह से यहां पर हमने व्हाइट रेडिएशन को यूज करा। अब यार तुम खुद सोचो ना, अगर मान लो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर व्हाइट रेडिएशन मिलती तो लैम्डा तो सबकी जगह कांस्टेंट ही हो जाता। लैम्डा भी कांस्टेंट कर दिया तुमने, थीटा भी कांस्टेंट कर दिया, तो डी की वैल्यू तो हमेशा एक ही आती, एक थोड़ी ना आती, अलग अलग आनी है ना। अलग अलग डी के लिए, अलग अलग सेट ऑफ प्लेन्स के लिए अलग अलग डी होगा, और अलग अलग डी अलग अलग तरीके से निकलेगा ना। तो इसलिए ध्यान से समझो, सेट ऑफ प्लेन्स मतलब कि जो टाइप के सेट ऑफ प्लेन्स होंगे वो अपनी, मतलब ये वाला प्लेन है तो ये क्या काम कहता है? ये कहता है कि भाई मैं λ1 वेवलेंथ को ही रिफ्लेक्ट करूंगा, बाकियों को मैं रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा। मैं हाथ खड़े कर देता हूं। आ रही है समझ में? नहीं आ रही?
आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? मतलब ये वाला प्लेन क्या काम करेगा, ये कहेगा कि भाई मैं लैम्डा 1 वाले को तो रिफ्लेक्ट कर दूंगा, उसका तो मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा दूंगा, बाकी मैं नहीं रिफ्लेक्ट करना। क्यों? क्योंकि मैं उस वैल्यू के लिए बाकी वैल्यूज में मैं ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। ये प्लेन क्या कहेगा, ये प्लेन एक्सरे से कहेगा कि भैया मैं तेरी लैम्डा 1 वाली को तो रिफ्लेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो मैं ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करता हूं, लेकिन बाकी वेवलेंथ के लिए मैं ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैं रिफ्लेक्शन नहीं दिखाऊंगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही ये वाला प्लेन ऐसे करके मान लो, ये वाला प्लेन ऐसे करके तो टेढ़ा सा ले लो। ये प्लेन क्या करेगा, ये जब इस पे एक्सरे गिरेगी वाइट वाली, ये कहेगा कि भाई मैं लैम्डा 2 वाली को रिफ्लेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसी लैम्डा के लिए मैं ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हूं, बाकी लैम्डा को मैं रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं उनके लिए ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करूंगा, मेरे उन वेवलेंथ के लिए मेरा कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेट ऑफ प्लेन्स रिफ्लेक्ट ओनली दोज वेवलेंथ विद सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करेगा इस ब्रैग्स की इक्वेशन को। अलग अलग डी के लिए अलग अलग लैम्डा होगा, और थीटा तो फिक्स है ना, थीटा तो फिक्स है। थीटा तो देखो ऐसी लाइट तो हमेशा ऐसी आ रही है, थीटा तो फिक्स है। तो थीटा फिक्स मतलब क्या कि यहाँ पर लैम्डा खुद ब खुद बदलेगा। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पर इस वेवलेंथ की लाइट आई है, यहाँ पर इस वेवलेंथ की लाइट है, यहाँ पर इस वेवलेंथ की लाइट है, ऐसे करके। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताएं, समझ में आया? इसको हटा दें। हाँ, ये हाँ, अब आप कहोगे कि यार ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। यही तो इसको ड्रॉबैक है, यही तो इसका ड्रॉबैक है कि मतलब अलग अलग वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो लाउज स्पॉट मिलेंगे ये सेम इंटेंसिटी के नहीं मिलेंगे, अलग अलग इंटेंसिटीज के मिलेंगे, जो बहुत ही मुश्किल होगा हमें फाइंड आउट करने का। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यार यहाँ पर जो डी की वैल्यू निकालना बहुत ही पापड़ तलने के बराबर है। डी की वैल्यू इतनी आसानी निकलते क्यों? क्योंकि लैम्डा बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना कि यार कौन सी लैम्डा गिरी है, कौन सी लैम्डा 1 कौन सा है, लैम्डा 2 कौन सा है, लैम्डा 3 कौन सा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे इसका बड़ा ड्रॉबैक है यार। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, तो अब ये हटा दें। तो पहले हमने क्या बात समझी? हमने ये बात समझी कि भाई हमारा ये जो बीच वाला स्पॉट है ये किसके लिए आ रहा है, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब कि ऐसे प्लेन्स वो प्लेन्स जो एक्सरे के नॉर्मल होंगे उनके लिए हमारा ये जो बीच वाला स्पॉट आ रहा है, जहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, सीधे की सीधी लाइट चली जाएगी, वाइट रेडिएशन सीधी की सीधी चलेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? दूसरी बात हमने ये समझी, दूसरी बात ये थी कि भाई अलग अलग प्लेन्स के लिए लैम्डा अलग अलग होगा, जो और वही लैम्डा होगा जो ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाली बात भी समझ में आती है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यार ये लाउज के जो स्पॉट है ये कैसे आए, ये ऐसे कैसे आए, मतलब ये ऐसे क्यूबिकल शेप्स के, मतलब कि ऐसे सर्कुलर शेप में क्यों आए, तो इसको भी समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो ये वाली बात क्लियर हुई। मतलब कि ये जो रेड वाले प्लेन्स हैं, ध्यान से सुने, ये जो रेड वाले प्लेन्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे, इन पे जब लाइट गिरेगी तो कैसे चली जाएगी? बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ऐसे करके, या तो ट्रांसमिट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट होके पीछे चली जाएगी। सही आ रहा है ना कि भाई इन वाले प्लेन्स के लिए होगा क्या, या तो सीधी चलेगी, बीच में डॉट बना देंगे, या फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर डॉट बना देंगे। ठीक है, लेकिन भाई जरूरी छोड़ना है कि इस क्रिस्टल के अंदर ये वाला प्लेन हो, ऐसे भी हो सकता है। देखो ये वाला ऐसे करके होगा, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन होगा। अब इसके प्लेन्स की बहुत सारे फैमिलीज होंगे, धड़ 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 करके लगते रहेंगे। जब लाइट इन पे गिरेगी, जब एक्सरे इन पे गिरेगी, तब ये कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? देखो ध्यान से समझना, मेरे बिल्कुल दिमाग लगाना। ये एक कौन सा, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक ऐसे करके एक प्लेन है। लाइट ऐसे आई है, एंगल तो फिक्स है, लाइट ऐसे गिरी, लाइट कैसे गिरी? ऐसे करके। कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ऐसे करके। अरे बस समझ में, देखो लाइट ऐसे गिरी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा मान लो प्लेन ऐसे है, यूं करके, तो लाइट ऐसे ही आएगी, फिर से कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ऐसे करके। मतलब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, लाइट ऐसे आई, एक्सरे ऐसे आई, ऐसे करके एक कोन बन गई, ऐसे करके, ऐसे करके एक छोटी सी यहाँ पर एक सर्कुलर बन गया। ये वाला सर्कल देख रहा हो तो देखो ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे करके एक सर्कुलर कोन बन गया, जो मैंने यहाँ पर भी दिखा रखी है।
इनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कोन्स। ऐसे करके कोन्स बनती चली जाएंगी, ऐसे करके बनती चली जाएंगी, कोन्स बनती चली जाएंगी, ऐसे करके स्पॉट्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, ध्यान से जो इस चीज़ का फील लो भाई, फील लो इस चीज़ का। देखो ऐसे लाइट आई, क्रिस्टल पे टकराई, एक कोन ऐसे होगी, उसके बाद फिर टकराई, फिर बड़ा वाला, फिर ऐसे टकराई, फिर और बड़ा, फिर ऐसे टकराई और बड़ा, ऐसे करके स्पॉट्स बनते चले जाएंगे। ऐसे करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह लो या कॉन्सेंट्रिक कोन्स कह लो। यहाँ पर कोन ही तो बन रहा है, ऐसे करके लाइट कुछ है ऐसे करके सीधी चली गई स्पॉट वाली, कुछ छोटी छोटी बड़ी, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर नीचे क्यों गया? देखो ये वाला प्लेन था, इसने ऊपर फेंका, ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट। इसने नीचे फेंका, ये वाला पॉइंट बन गया। देखो ना, एक ये वाला पॉइंट बन गया क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट ऊपर हुआ है, नीचे वाले ने ऐसे करके नीचे फेंका होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बहुत सारे प्लेन होंगे, सारे प्लेनों का कोई इधर फेंकेगा, कोई इधर फेंकेगा, कोई इधर फेंकेगा, कोई इधर फेंकेगा, सबको फैल के भाई साहब ये स्पॉट्स बनेंगे। ये क्या बनेंगे? स्पॉट्स बनेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो भाई साहब बताया जाए। मैंने आपको लाउस मेथड बताया कि इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनने हैं, ऐसे ही क्यों बन रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या ये मेथड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए फायदेमंद है? नहीं फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अलग अलग प्लेन्स क्या काम करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ को निकाल देंगे, और उन वेवलेंथ को हमें निकालना, हमें इस पैटर्न से ये फाइंड आउट करना कि किस प्लेन ने किस वेवलेंथ को डिफ्रैक्ट करा है या रिफ्लेक्ट करा है, वो बहुत मुश्किल है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। मतलब कि जो लाउस मेथड है वो यूजफुल नहीं है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि फिर ये क्या बात के लिए पढ़ाया भाई तूने, ये फिर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट तो है किस चीज़ के लिए? क्रिस्टल की सिमेट्री को देखने के लिए। किस चीज़ के लिए? क्रिस्टल की सिमेट्री को देखने के लिए। मतलब कि जो लाउस मेथड है इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल सिमेट्री। क्रिस्टल सिमेट्री, ठीक है। मतलब होता क्या है? होता ये है कि जैसे मान लो इसका ये पैटर्न मिल गया, ठीक है, हमने क्या काम करा? डिफ्रैक्शन कर लिया, लाइट उस एक्सरे को फेंक के उस पर फेंक दिया और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गए। अब हमने क्या काम करा? इसको फोटोग्राफिक प्लेट को लिया और फिर उसको ऐसे करके रख दिया, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे करके क्या देखने को मिलेंगे? स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में मिलते हैं, याद रखना थोड़ा रैंडम भी मिलता है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर भी मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट्स मिल गए हैं, और यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो? विग्नर शीट प्रिंसिपल की मदद से एक प्रिमिटिव सेल बना सकते हो। विग्नर शीट पढ़ा है ना, आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि इन पॉइंट से आप अगर ये वाला अरेंजमेंट, सुनना ध्यान से, ऐसे मैं रैंडम बना देता हूँ, अच्छा चलो सही से बना देता हूँ। मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे करके देखी, ठीक है, ऐसे करके ये फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे करके अरेंजमेंट्स आए, यूं करके ऐसे करके लाउस स्पॉट्स आए। अब अगर ये लाउस स्पॉट्स क्या है? मतलब कि अगर ये किसी एक एक्सिस पर सिमेट्रिक है, अगर सुनना, अगर ये सिमेट्रिक है, ये कोई सिमेट्री दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने चेक करा कि यार ये 4 फोल्ड सिमेट्रिक है, ये 4 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है किस एक्सिस पर? जिस एक्सिस पे एक्सरे को डाला गया, जिस एक्सिस पर एक्सरे को डाला गया। तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल भी इस एक्सिस पे 4 फोल्ड सिमेट्री होगा। कंफ्यूज? देखो ये ऐसे करके फोटोग्राफिक प्लेट है, एक्सरे ऐसे आई, तो इस एक्सिस पे अगर इसको हम घुमाएं तो हमने देखा कि 4 बार घुमाने पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाता है, ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब वो जो क्रिस्टल होगा, ये क्रिस्टल है ऐसे करके, ये क्रिस्टल है, मान लो ये क्रिस्टल है ऐसे, ठीक है, ये क्रिस्टल भी इस एक्सिस पे जब आप इस क्रिस्टल को घुमाओगे तो वो भी 4 फोल्ड सिमेट्रिक होगा, ठीक है, 4 फोल्ड सिमेट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 6 फोल्ड सिमेट्रिक आया। अब सिमेट्री से फायदा क्या है? सिमेट्री से फायदा आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार उसकी शेप कैसी है, आपको ये तो अंदाजा हो जाएगा कि भैया जो क्रिस्टल है उसकी शेप कैसी है। जैसे 4 फोल्ड सिमेट्री जो होगी वो क्यूबिक की हो सकती है, क्योंकि क्यूबिक है ना, ज़्यादातर क्यूबिक ऐसे होता है 4 फोल्ड सिमेट्रिक, ऐसे 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 4 बार घुमाने के बाद वापस वही आ जाता है। अगर 6 फोल्ड सिमेट्रिक होती तो
अगर 6 फोल्ड सिमेट्रिक होती तो वो आपको अंदाजा हो जाता यार ये तो हेक्सागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, मतलब कि उसकी तो 6 फोल्ड सिमेट्रिक होती है, 1 2 3 4 5 6। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब कि जो लाउस मेथड है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए तो बेकार है, बट हाँ क्रिस्टल की सिमेट्री को देखने के लिए मस्त है। क्रिस्टल की सिमेट्री तो बहुत मतलब रैपिड देखने को मिलती है, रैपिडली अगर हमें देखना हो ना तो ये मेथड करो, इस मेथड से आपकी क्रिस्टल की सिमेट्री को देख सकते हो। ये एक फंडा है, क्लियर हुआ, समझ में आया? इसके पहला ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि यार यहाँ पर डी को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर क्रिस्टल के अंदर इम्प्यूरिटी है, अगर क्रिस्टल के अंदर इम्प्यूरिटी है तो प्लेन्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल सीधे प्लेन नहीं होते, थोड़ा सा कर्व में हो जाता है यूं करके ऐसे करके। उससे होता क्या है कि बड़ा रैपिड रैंडम मतलब अजीबोगरीब ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो इनकी स्पॉट्स की इंटेंसिटी है वो भी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती है, जिसको अगेन हम मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि मतलब ये हो क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो लाउस मेथड क्या है। क्लियर, इस वीडियो में हमने बात करी लाउस मेथड के बारे में और एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड्स के बारे में। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, और आई थिंक पाउडर मेथड तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ उसमें रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड ही होगा। क्लियर, सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।